इतिहास में कई युद्ध हुए हैं, कुछ जमीन के लिए, कुछ सत्ता के लिए और कुछ इंसान के भीतर चल रहे युद्धों के कारण राजा विक्रमदेव एक विस्तारवादी विजेता और राजा महेंद्र प्रताप पराजित विवश। विजयगढ़ का पतन केवल सैन्य हार नहीं था, यह सत्ता के संतुलन का टूटना था। पर इस विजय के केंद्र में एक और व्यक्ति थी, राजकुमारी कनक। एक ऐसी राजकुमारी जिसकी उम्र कम थी पर जिसका भविष्य युद्ध के फैसले में बदल चुका था। रानी कनक को सब कुछ मिला, सुविधा, वैभव, सुरक्षा, पर जो नहीं मिला वह था भावनात्मक जुड़ाव। राजा विक्रमदेव सम्मानजनक थे पर समय और उम्र ने उनके भीतर की ऊर्जा छीन ली थी। यह समस्या प्रेम की नहीं थी, यह असमानता की थी। मंत्री आदित्य युवा, सक्षम, आत्मविश्वासी। रानी का आकर्षण किसी व्यक्ति से नहीं, उस ऊर्जा से था जो उनमें नहीं थी। यह कोई प्रेम कहानी नहीं थी, यह मानव मन का स्वाभाविक विचलन था। जब इच्छाओं को रास्ता नहीं मिलता तो वे चाल बन जाती हैं। कहानी शुरू होती है विजयगढ़ से, जहां तलवारें खामोश हो चुकी थीं, लेकिन सत्ता, इच्छाएं और चालें अभी शुरू हुई थीं। राजा विक्रमदेव, जो अपनी अदम्य शक्ति और विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं के लिए जाने जाते थे, एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य पर हमला कर देते हैं। यह राज्य था राजा महेंद्र प्रताप का भव्य महल, जिसे विजयगढ़ के नाम से जाना जाता था। विक्रमदेव की विशाल सेना के सामने महेंद्र प्रताप की छोटी सेना ज्यादा देर टिक न सकी। भीषण युद्ध के बाद राजा विक्रमदेव ने विजयगढ़ के महल को जीत लिया। राजा महेंद्र प्रताप को अपमानित अवस्था में बंदी बना लिया गया और महल की सुंदरता पर अब हमलावर का अधिकार था। विजयगढ़ के राज परिवार में एक ऐसी सुंदरता थी जिसने विक्रमदेव की क्रूरता को भी एक क्षण के लिए रोक दिया। यह थी राजा महेंद्र प्रताप की इकलौती बेटी राजकुमारी कनक। कनक अपनी उम्र से अभी बहुत छोटी थी, उनका जीवन अभी पूरी तरह से खिला भी नहीं था। वह एक नाजुक कली की तरह थी जिसके सपने अभी महल की चार दीवारी से बाहर नहीं निकले थे। दूसरी ओर राजा विक्रमदेव उम्र में उनसे कई गुना बड़े थे। उनके चेहरे पर युद्धों की थकान और जीवन के अनुभव की गहरी रेखाएं थीं। परंतु विक्रमदेव, जो युद्ध के मैदान में पत्थर बन जाते थे, कनक के रूप सौंदर्य पर पूरी तरह से मोहित हो गए। विजय के नशे और आसक्ति ने उन्हें ऐसा घेरा कि उन्होंने तत्काल राजकुमारी कनक के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। एक हारा हुआ पिता, जिसकी सेना नष्ट हो चुकी थी, जिसका महल छीन लिया गया था और जिसकी प्रजा का भाग्य विजेता के हाथ में था, वह आखिर कर भी क्या सकता था। राजा महेंद्र प्रताप जानते थे कि विरोध का अर्थ केवल विनाश होगा। भारी हृदय से और अपनी बेटी के जीवन की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए राजा महेंद्र प्रताप ने राजा विक्रमदेव का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपनी हार और अपनी विवशता को छुपाते हुए अपनी प्रिय बेटी का विवाह विजेता राजा विक्रमदेव से सम्मानपूर्वक संपन्न कर दिया। राजकुमारी कनक ने अपने पिता के सम्मान और प्रजा के भविष्य के लिए अपने बचपन और सपनों का बलिदान दे दिया। इस विवाह ने एक शत्रु को संबंधी बना दिया, लेकिन महल के भीतर हर किसी को यह पता था कि यह प्रेम नहीं बल्कि एक जबरन स्वीकार की गई नियति थी, जिसने छोटी सी राजकुमारी को एक वृद्ध विजेता की पटरानी बना दिया। राजा विक्रमदेव के महल में अब रानी कनक के पास वे सभी सुख सुविधाएं थीं जिनकी कोई कल्पना कर सकता है। उनके कदम मखमली कालीनों पर पड़ते थे, लेकिन रानी का हृदय जानता था कि यह सुख केवल बाहरी आवरण है जो उनकी आत्मा के खालीपन को नहीं भर सकता। राजा विक्रमदेव ने उन्हें सब कुछ दिया था, सिवाय उस वास्तविक प्रेम और साथी के जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। राजा का व्यवहार सम्मानजनक था, पर प्रेम विहीन। समय बीतता गया। जब रानी कनक केवल एक छोटी बच्ची थी, तब उन्होंने समर्पण कर दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे वह 21 वर्ष की एक युवा स्त्री बन चुकी थी। उनके रूप में पूर्ण यौवन का तेज आ चुका था। महल के एकांत और फूलों की सुगंध के बीच उनके मन में काम, वासना, शारीरिक और भावनात्मक जुड़ाव की चाह जागने लगी थी। यह चाह अब उनके भीतर बेचैनी पैदा कर रही थी। दुर्भाग्यवश बूढ़े राजा विक्रमदेव अब उस शारीरिक और भावनात्मक ऊर्जा को प्रदान करने में सक्षम नहीं थे जो एक युवा रानी के मन की इच्छाओं को शांत कर सके। उनकी उम्र का अंतर अब केवल सत्ता का नहीं बल्कि उनके निजी जीवन का एक तीखा और असहनीय सच बन गया था। रानी कनक सोने के पिंजरे में एक विवश पक्षी की तरह थी। बाहर से सब कुछ सुंदर था, पर भीतर ही भीतर वह अपने अधूरे यौवन और अनसुलझी भावनाओं के कारण घुटन महसूस कर रही थी। उनका मन उन सुखों की तलाश में भटक रहा था। रानी कनक के मन में उपजी यह बेचैनी और युवा पुरुष के प्रति चाहत अब धीरे धीरे एक विशेष व्यक्ति की ओर मुड़ने लगी। राजा विक्रमदेव के दरबार में एक युवा और तेजस्वी मंत्री था जिसका नाम आदित्य था। वह न केवल राजकाज में निपुण था बल्कि उसकी ऊर्जा रानी के मन को खींचती थी। रानी कनक, जो अब तक अपने महल के एकांत में घुट रही थी, मंत्री आदित्य पर मोहित हो गई। उनका युवा मन
अब केवल एक ही चीज चाहता था, आदित्य का साथ। एक शाम अपनी सबसे विश्वसनीय दासी, जिसका नाम वसंता था, उसको बुलाकर रानी कनक ने अपने मन की इच्छा प्रकट की। वसंता, तुम जानती हो कि मेरे पास सब कुछ है, पर मेरा जीवन कितना सूना है। राजा अब उस लायक नहीं रहे कि मेरे युवा मन की इच्छाएं पूरी कर सकें। मेरा हृदय अब एक ही व्यक्ति को चाहता है, और वो है मंत्री आदित्य। जाओ वसंता, यह बात तुम सीधे आदित्य से कहना। उसे बताना कि मैं इस स्वर्ण पिंजरे में अकेली हूँ और मेरा मन उसे चाहता है। उससे कहना कि वह मुझसे आकर मिले। वसंता कांप गई, यह जानते हुए कि यह कितना खतरनाक काम था, पर रानी की आज्ञा मानकर वह मंत्री आदित्य के पास पहुंची। उसने बड़ी सावधानी से इशारों और दबी जुबान में रानी के मन का हाल मंत्री से कह डाला। मंत्री आदित्य ने वसंता की बातें सुनकर एक गहरी सांस ली। वह कुछ देर शांत रहा। उसके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि एक गंभीर द्वंद्व का भाव था। रानी की सुंदरता और प्रस्ताव का आकर्षण एक ओर था, और दूसरी ओर उसका धर्म। आदित्य ने अपनी आवाज को दृढ़ करते हुए साफ मना कर दिया, यह असंभव है। वसंता, तुम जाकर रानी से कह दो कि मंत्री आदित्य अपने राजा के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। वसंता निराश होकर लौटी और उसने रानी कनक को आदित्य का कठोर उत्तर बता दिया। रानी का दिल टूट गया। वसंता, मुझे लगता है कि तुमने मंत्री आदित्य को मेरा पूरा संदेश नहीं दिया। वसंता डरते हुए बोली, नहीं रानी साहिबा, मैंने एक एक शब्द वैसा ही कहा था जैसा आपने कहा था। उन्होंने बस राजा के प्रति अपनी निष्ठा की बात कही। रानी कनक बुदबुदाई, निष्ठा? पर क्या निष्ठा प्रकृति के नियम से भी बड़ी है? यह कहते हुए रानी पलंग से उठी और अपने श्रृंगार में पर रखे ताजे फूलों को देखने लगी। रानी कनक ने धीमी मोहक आवाज में कहा, तुम ही बताओ वसंता, अगर भौरा फूल पर न मंडराए तो फूल का महकना बेकार है ना? रानी ने अपनी बात का अर्थ स्पष्ट कर दिया। मेरा यह रूप, मेरी यह जवानी, यह सब किसके लिए है? राजा विक्रमदेव के लिए, जो इन्हें देख तो सकते हैं पर इनकी सुगंध महसूस नहीं कर सकते। मैं उस खिले हुए पुष्प के समान हूँ जिसकी सुगंध और पराग को स्वीकार करने वाला कोई नहीं है। मेरा जीवन व्यर्थ हो रहा है। राजा विक्रमदेव अपनी बढ़ती उम्र के साथ एकांत और अपने छोटे मोटे शौकों में अधिक व्यस्त रहने लगे थे। महल में एक छोटी सी बात थी जो रानी को सबसे अधिक चुभती थी, राजा का एक पालतू खरगोश। राजा विक्रमदेव उस सफेद कोमल खरगोश को हर वक्त अपने पास रखते थे। वह उसे अपने हाथों से खिलाते, सहलाते और उसके साथ समय बिताते थे। रानी को लगता था कि राजा उन्हें देखने के बजाय उस निरीह पशु पर अधिक ध्यान देते हैं। रानी कनक के मन में यह भाव घर कर गया था कि यह खरगोश ही उनके और राजा के बीच की मुख्य दरार है, जो राजा को उनके युवा आकर्षण से दूर रखती है। विरह और अस्वीकृति से जल रही रानी ने एक बार फिर दासी वसंता को बुलाया और एक अत्यंत जोखिम भरा और क्रूर संदेश भेजा। रानी कनक गुस्से में बोली, वसंता, अब मेरे मन में कोई भ्रम नहीं है। जाओ और मंत्री आदित्य से कहो कि अगर वह मेरे पास नहीं आ सकते, मेरी भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकते, तो वह राजा के उस खरगोश को मार दे। जब वह खरगोश मर जाएगा तो राजा का ध्यान मेरे ऊपर आ जाएगा। दासी वसंता डरते डरते कांपते पैरों से यह संदेश लेकर मंत्री आदित्य के पास पहुंची। मंत्री आदित्य जब वसंता को दोबारा अपने सामने देखा तो उन्हें लगा कि दासी फिर से वही प्रेम प्रस्ताव दोहराने आई है। इससे पहले कि वसंता कुछ कह पाती, आदित्य ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मंत्री आदित्य क्रोध और निराशा में बोले, बस मुझसे अब कुछ मत कहना। मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ, मैंने राजा का नमक खाया है और मैं नमक हरामी नहीं कर सकता। चाहे रानी मुझे कितना भी प्रलोभन दे, मैं राजा के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। जाओ और यह संदेश रानी तक पहुँचा दो। मंत्री आदित्य के अटल इनकार को सुनकर दासी वसंता के मन में साहस आ गया। शायद रानी के मोह ने उसे भी विद्रोही बना दिया था। इस बार उसने हिम्मत की और मंत्री को जवाब दिया, अरे मंत्री जी, नमक खाया है तो क्या हुआ, मिर्ची खाने का भी तो सोचो। दासी की इस बेबाक बात ने मंत्री को चौंका दिया। उसका आशय साफ था, निष्ठा अच्छी है, पर जीवन में कभी कभी जोखिम और विद्रोह की मिर्ची भी चखनी पड़ती है। दासी वसंता ने फिर कहा, नहीं, यह रानी का आदेश है कि राजा के खरगोश को मार दो। मंत्री आदित्य को लगा कि रानी की चाहत अब एक खतरनाक मोड़ ले चुकी है। उसने देख लिया कि प्रेम और क्रोध में रानी किसी भी हद तक जा सकती है। अचानक आदित्य ने अपना रुख बदल दिया। मंत्री आदित्य बोला, ठीक है, मैं रानी की बात मानूंगा और उन्हें सारा सुख दूंगा, लेकिन तभी जब वह मेरी 3 शर्तें पूरी करेंगी। दासी वसंता तुरंत उत्साहित हो गई। उसने सोचा कि आखिर मंत्री मान ही गया। वसंता बोली, क्या शर्त है? तुम्हारे लिए तो रानी हर शर्त पूरी कर देंगी। मंत्री आदित्य ने अपनी पहली शर्त बड़े ही शांत पर घातक लहजे में रखी। मेरी पहली शर्त यह है कि मुझे नहीं बल्कि रानी को राजा की आंखों के सामने उस खरगोश को मारना होगा। मंत्री आदित्य कुछ क्षण रुका और बोला, दूसरी शर्त इसके बाद बताऊंगा, जब पहली शर्त पूरी हो जाएगी। दासी वसंता हक्की बक्की रह गई, लेकिन उसने मंत्री की शर्त को बिना देर किए, जैसा
का तैसा रानी कनक तक पहुंचा दिया। जब दासी ने रानी को बताया कि मंत्री ने उनकी बात मानने के लिए हामी भर दी है, तो रानी के चेहरे पर एक क्षण के लिए खुशी आई। पर जैसे ही उन्होंने पहली शर्त सुनी, राजा की आंखों के सामने खरगोश को मारना, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। यह केवल एक खरगोश की हत्या नहीं थी, यह राजा के सामने उनके विद्रोह की पहली खूनी घोषणा थी। रानी कनक अब एक भयानक दौराहे पर खड़ी थी। अपने युवा प्रेम को पाने के लिए राजा के साथ खुला संघर्ष करना या मंत्री की शर्त ठुकराकर हमेशा के लिए अधूरापन सहना। मंत्री को लगा कि रानी शर्त को ठुकरा देगी, क्योंकि उस खरगोश को मारना जान से खेलने के बराबर था। मंत्री आदित्य की पहली शर्त ने रानी कनक को हिला दिया, पर प्रेम को पाने की उसकी तीव्र इच्छा ने उसे एक खतरनाक योजना बनाने के लिए प्रेरित किया। उसने तय किया कि वह मंत्री की शर्त पूरी करेगी, लेकिन अपने तरीके से, एक ऐसी चाल के साथ जो शतरंज की बिसात पर खेले जाने वाले छलावे से कम नहीं थी। एक दिन शाम को राजा विक्रमदेव और रानी कनक महल के एक कक्ष में शतरंज खेल रहे थे। राजा का ध्यान खेल पर था और वहीं पास में उनका प्रिय खरगोश था। रानी ने राजा से बात करते हुए बड़ी सहजता से एक विशेष औषधि से भीगी रुई का छोटा सा टुकड़ा लिया और उसे बड़ी चतुराई से खरगोश के पास रख दिया। औषधि का प्रभाव तुरंत हुआ। चंद पलों में ही खरगोश बेहोश हो गया और मेज के नीचे फर्श पर अचेत होकर गिर पड़ा। रानी कनक ने तुरंत शोर मचाया, लेकिन शांत भाव से बोली, हे भगवान, मेरे घोड़े ने तो चाल चली ही नहीं थी, पर यह क्या हुआ? देखिए महाराज, ये खरगोश, मुझे लगता है ये मर गया। शायद किसी विषैले कीट ने काट लिया। राजा विक्रमदेव रानी पर बहुत तेज चिल्लाने लगे। रानी ने दासी को आदेश दिया कि वह तुरंत खरगोश को हटा दे। दासी ने झटपट खरगोश को उठाया और उसे एक मजबूत लकड़ी के पिंजरे में चुपके से बंद कर दिया, जिसे एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया गया था। इस तरह रानी कनक ने मंत्री आदित्य की शर्त को पूरा करने की ओर पहला कदम बढ़ाया। दुनिया के लिए रानी ने खरगोश को मार दिया था। अब उन्हें बस राजा के सामने इस मृत्यु का नाटक करना था। रानी कनक ने कहा, महाराज शांत हो जाइए, मैंने उसे नहीं मारा, पर मैं मानती हूँ कि उसका मरना आवश्यक था, और वैसे भी आप उस तुच्छ पशु को छोड़कर मुझे देखते तक नहीं थे। रानी ने सबके सामने अपने दिल का दर्द व्यक्त करना जारी रखा, जबकि मंत्री आदित्य पास खड़े थे। रानी कनक आक्रोश में बोली, आप खरगोश के साथ खेलते, उसे सहलाते, उसे खिलाते थे, लेकिन रात को भी हमारे बिस्तर के बीच में वही सोता था। मेरी जवानी, मेरा रूप, सब आपके लिए बेकार हो गया था। कम से कम अब तो आप मुझे देखेंगे। ये सब सुनकर राजा विक्रमदेव कुछ देर के लिए स्तब्ध हो गए। इसके बाद रानी ने नकली कपड़े में लिपटे मिट्टी के खरगोश को बाग में एक आम के पेड़ के नीचे दफना दिया। दासी वसंता चिंतित होकर बोली, रानी साहिबा, आपने अपनी चाल तो सफलतापूर्वक चल दी, पर यह पिंजरे में बंद खरगोश कब तक यूं ही बेहोश रहेगा? अगर यह होश में आया और शोर मचाया या किसी ने पिंजरा देख लिया तो हमारी सारी योजना खतरे में पड़ जाएगी। रानी कनक मुस्कुराई। उनकी आंखों में अब एक विजय की चमक थी, जो प्रेम की चाहत और साजिश के मिश्रण से उपजी थी। उन्होंने स्वयं को उस फूल के रूप में देखा था, जिसे अब अंततः उसका भौंरा मिलने वाला था। उन्होंने बहुत ही अर्थपूर्ण और प्रतीकात्मक ढंग से उत्तर दिया, वसंता, यह तब तक बंदी रहेगा जब तक भौंरा फूल का स्वाद न चख ले। रानी का आशय स्पष्ट था। भौंरा थे मंत्री आदित्य, जिन पर रानी मोहित थी। फूल थी स्वयं रानी कनक, जिनका जीवन अब खिल चुका था। स्वाद चखना था उनका प्रेम और शारीरिक मिलन। मंत्री आदित्य, जो रानी की पहली शर्त पूरी करने की चतुराई से हैरान थे, अब समझ चुके थे कि रानी अपने प्रेम के लिए कोई भी जोखिम उठा सकती है। अगली बार जब दासी वसंता उनके पास आई तो आदित्य ने अपनी दूसरी शर्त रखी, जो और भी अधिक खतरनाक थी। मंत्री आदित्य ने कहा, रानी से कह दो, मेरी दूसरी शर्त यह है कि उन्हें राजा का एक दांत तोड़कर मुझे भेजना होगा। दासी ने कांपते हुए यह संदेश रानी कनक तक पहुंचाया। रानी कनक ने इस शर्त को सुना तो एक पल के लिए घबरा गईं, पर मंत्री के निकट आने की चाहत उनके डर पर हावी हो गई। उन्होंने तुरंत इसकी योजना बनाई। रानी जानती थीं कि राजा को रात में भोजन के बाद पान खाने की आदत थी। उसी रात रानी ने स्वयं अपने हाथों से राजा के लिए पान तैयार किया। बड़ी सावधानी और चतुराई से उन्होंने पान के एक कोने में एक छोटा सा कंकड़ छिपा दिया। जब राजा पान चबाने लगे तो अचानक एक तीखी आवाज हुई और दर्द से राजा का मुंह खुल गया। कंकड़ के कारण राजा का आधा दांत टूट गया। राजा दर्द से कराह उठे तो रानी ने तुरंत दयालुता का नाटक किया। रानी कनक चिंता जताते हुए बोली, हे प्रभु, यह क्या हुआ? महाराज देखिए, आपका दांत टूट गया है। अगर यह टूटकर ऐसे ही सड़ जाएगा तो यह झर बनकर आपके सारे दांत सड़ा देगा। इसे जल्द से जल्द निकलवाना जरूरी है। राजा विक्रमदेव दर्द से बेहाल थे और भयभीत भी हो गए।
राजा विक्रमदेव बोले, हाँ रानी, तुम ठीक कहती हो, पर यह काम कौन कर सकता है? क्या महल में कोई वैद्य इतना निपुण है? रानी ने तुरंत मौका लपका और अपनी पुरानी कहानी गढ़ी। रानी कनक बोली, महाराज आप चिंता न करें, जब मैं मायके में थी तो मैं अपने घर के सेवकों के टूटे दांत निकाला करती थी, मुझे इसका अभ्यास है। राजा ने दर्द से राहत पाने की जल्दी में रानी पर विश्वास कर लिया। उन्होंने रानी को दांत निकालने की अनुमति दे दी। रानी कनक ने बड़ी कुशलता से उस टूटे हुए दांत को जड़ से निकाल लिया। दर्द से राजा तो करहाते रहे, पर रानी का ध्यान केवल अपनी योजना पर था। सफलतापूर्वक दांत निकालने के बाद रानी ने उस दांत को कपड़े में लपेटा और तुरंत दासी वसंता को बुलाया। रानी कनक बोली, ले जाओ वसंता, मंत्री आदित्य को कहना रानी ने अपनी दूसरी शर्त भी पूरी कर दी है, अब मैं उनकी तीसरी शर्त जानने को आतुर हूँ। दासी वसंता वह दांत लेकर चुपचाप महल के गुप्त मार्ग से मंत्री आदित्य के पास पहुंच गई। राजा का दांत मंत्री आदित्य तक पहुंचा तो मंत्री भौंचक्का रह गया। रानी ने जो कुछ किया था वह केवल प्रेम की दीवानगी नहीं, बल्कि सत्ता को चुनौती देने का साहस था। अब रानी का प्रेम पाश और मंत्री का विद्रोह एक नए और खतरनाक मुकाम पर पहुंच चुका था। वह रानी की शक्ति को पहचान चुका था। आदित्य को अब विश्वास हो गया कि रानी उसके लिए हर सीमा पार करने को तैयार है। दासी वसंता मंत्री आदित्य से बोली, रानी का आदेश है कि आप तुरंत तीसरी शर्त बताएं। आदित्य ने दासी को ध्यान से देखा और एक गहरी सांस ली। उसकी तीसरी शर्त अब तक की सबसे चुनौतीपूर्ण और अपमानजनक थी और इसी शर्त से मंत्री के मन में चल रही पूरी योजना का खुलासा हो गया। मंत्री आदित्य शांत पर दृढ़ स्वर में बोला, रानी से कहना मेरी तीसरी और अंतिम शर्त यह है कि मैं उन्हें राजा की आंखों के सामने छूऊंगा और उनके साथ वह सब करूंगा जो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ एकांत में करता है। अगर वह ऐसा नहीं करेंगी तो मैं उनके पास कभी नहीं आऊंगा। यह शर्त सुनकर दासी वसंता के होश उड़ गए। यह केवल प्रेम नहीं बल्कि खुले विद्रोह और सार्वजनिक अपमान की मांग थी। दासी बोली, यह शर्त तो भगवान भी आ जाई तो नहीं पूरी होगी, राजा की आंखों के सामने यह नहीं हो सकता। लेकिन मंत्री ने तुरंत वसंता को शांत किया और उसे पूरी योजना विस्तार से समझाई। मंत्री आदित्य योजना बताते हुए बोले, तुम तुरंत रानी के पास जाओ और उनसे कहना कि वह कल राजा के साथ महल के बाग में घूमने को कहें और किसी बहाने मुझे बुला लें, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। मंत्री आदित्य ने स्पष्ट किया कि राजा की उपस्थिति में ऐसा करने की मांग करके वह राजा की शक्ति को पूरी तरह से निष्प्रभावी बनाना चाहता था। राजा के पास विरोध करने की शक्ति नहीं होगी और रानी की शर्त भी पूरी हो जाएगी। दासी ने कांपते हुए यह सारी बातें रानी कनक को बताईं। रानी की आंखों में पहले भय आया, फिर उत्साह। उन्हें लगा कि मंत्री अंततः उनके प्यार के लिए तैयार हो गया है, भले ही इसके लिए राजा की आंखों के सामने एक नाटक करना पड़े। रानी ने तुरंत मंत्री की शर्त मान ली और अगले दिन की योजना बनाने लगी। रानी कनक राजा से बोली, महाराज आप आजकल महल के भीतर ही रहते हैं, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा यदि हम कल सुबह बाग में टहलने चलें, थोड़ी ताजी हवा ले आएंगे। राजा सहर्ष तैयार हो गए। अगले दिन सुबह राजा विक्रमदेव और रानी कनक महल के भव्य बाग में पहुंचे। रानी ने बड़ी चतुराई से राजा को ठीक उसी पेड़ के नीचे बैठने के लिए राजी कर लिया जहां रानी ने पिछली रात खरगोश को दफनाने का नाटक किया था। जैसे ही वे बैठे, रानी ने अपनी अगली चाल चली। रानी कनक बोली, महाराज देखिए इस पेड़ पर कितने रसीले आम लगे हैं, मुझे अभी आम खाने की तीव्र इच्छा हो रही है, क्या आप मेरे लिए पेड़ से आम तोड़वाकर मुझे दे सकते हैं? राजा ने तुरंत मंत्री आदित्य को बुलवाया और पेड़ से आम तोड़ने का आदेश देते हुए बोले, आदित्य रानी के लिए जल्दी से कुछ आम तोड़ कर लाओ। मंत्री आदित्य को अपनी तीसरी शर्त पूरी करने का अवसर मिल गया। वह तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर आदित्य ने अभिनय करना शुरू किया। उसने झूठ मूठ का नाटक किया और नीचे राजा रानी को देखते हुए चिल्लाकर कहा, महाराज ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे पेड़ के ऊपर से ऐसा लग रहा है कि आप और रानी साहिबा एक दूसरे से खुलमखुला प्यार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सुनकर राजा विक्रमदेव आश्चर्यचकित हो गए, परंतु रानी कनक जो पूरी योजना जानती थीं और अब अपनी जीत के अंतिम क्षण का आनंद ले रही थीं, रानी कनक जोर से हंसते हुए बोली, यह कैसा भ्रम है आदित्य, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम पेड़ पर चढ़कर झूठ क्यों बोल रहे हो? रानी के इस हास्य ने राजा विक्रमदेव को भ्रम में डाल दिया। राजा खुद को अपमानित और असमर्थ महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि उनका मंत्री पागल हो गया है या वह सचमुच भ्रमित हो गया है। मंत्री आदित्य बोला, महाराज अगर आपको मेरी बात पर यकीन न हो तो आप स्वयं पेड़ पर चढ़कर देख लें, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। राजा विक्रमदेव जो अपनी पत्नी के सामने अपनी प्रतिष्ठा खोने से घबराए हुए थे, क्रोध और संशय से भरकर अपने भारी शरीर के साथ पेड़ पर चढ़ने लगे। ठीक उसी क्षण जैसे ही राजा की आंखें पेड़ की डालियों से छिप गईं, मंत्री आदित्य ने बिना कोई समय गंवाए सचमुच रानी के साथ प्यार करना शुरू कर दिया। रानी कनक
जो इस पल के लिए सब कुछ दांव पर लगा चुकी थीं, अपनी वर्षों की अधूरी इच्छा को पूरा करने लगीं। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से मंत्री के हवाले कर दिया। राजा विक्रमदेव जब बड़ी मुश्किल से पेड़ पर चढ़कर ऊपर पहुंचे तो उन्होंने नीचे देखा। उन्हें स्पष्ट दिखाई दिया कि उनकी रानी और मंत्री एक दूसरे से खुलम-खुला प्यार कर रहे हैं। वह क्रोध से लाल हो गए। राजा निराशा और क्रोध में भरकर नीचे उतर आए। जैसे ही राजा नीचे आए, मंत्री आदित्य तुरंत दूर हट गया और ऐसे खड़ा हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस तरह मंत्री ने अपनी शर्त पूरी कर ली और राजा के सामने रानी की वासना की आग बुझा दी। राजा ने मंत्री को जान से मारने की कोशिश की तो रानी ने उन्हें रोक लिया। रानी बोली, महाराज, इस पेड़ में कोई माया है। आपने वही देखा जो मंत्री ने देखा था, आपको करते हुए, जो हमने किया ही नहीं। हमने तो खरगोश को यहीं दफनाया था, उसी की वजह से यह सब हो रहा है। महाराज, मुझे लगता है इस पेड़ में कोई मायावी शक्ति है। मैंने कहानियों में सुना है कि जिस स्थान पर किसी प्रिय जीव को दफनाया जाता है, वहाँ उसकी आत्मा भटकती है। शायद इसमें उसी खरगोश की आत्मा है जिसे मैंने दफनाया था। और तभी एक पूर्व निर्धारित संकेत पर दासी वसंता चुपके से पिंजरे में बंद जीवित खरगोश को छोड़ देती है। खरगोश दौड़ता हुआ राजा के पैरों के पास आ जाता है। राजा विक्रमदेव जब अपने प्रिय पशु को जीवित देखते हैं तो वे पूरी तरह से आश्चर्यचकित और भ्रमित हो जाते हैं। उनके मन में कोई संदेह नहीं बचता कि यह किसी आत्मा या माया का ही काम है। राजा को तुरंत विश्वास हो जाता है कि रानी ने झूठ नहीं बोला था और पेड़ में सचमुच कोई मायावी शक्ति थी। वे खरगोश को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और रानी पर शक करने के लिए स्वयं को शर्मिंदा महसूस करते हैं। रानी कनक ने अपनी इच्छा और शर्त दोनों पूरी कर ली थी और अपनी जान व सम्मान दोनों बचा लिए थे। मंत्री आदित्य अब रानी के प्रेम का हकदार बन चुका था, लेकिन यह सारा रहस्य उन दोनों के बीच एक भयानक और खामोश गुप्त समझौता बन गया। यह कहानी सिखाती है कि सत्ता से युद्ध जीते जा सकते हैं, पर मन और इच्छाओं को बल से नहीं जीता जा सकता। जब रिश्ते असमानता और मजबूरी पर टिके हों तो वहां प्रेम नहीं, साजिश जन्म लेती है। विजयगढ़ का पतन तलवार से नहीं, मानव मन के भीतर चल रहे युद्ध से हुआ। ऐसी ही गहरी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें अगली कहानी के साथ।